हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। मुझे नहीं पता कोई इसे देखेगा कि नहीं, बट स्टिल अगर आप में से कोई भी इसे देखे तो आई हम्बली वेलकम यू। तो इस वीडियो में बेसिकली आई विल शेयर माय एक्सपीरियंसेस। मैंने 4 यूपीएससी के मीन्स लिखे हैं जो 2020, 22, 23 और 24 वाले थे। तो इन मीन्स के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं अपनी कुछ लर्निंग्स को शेयर करना चाहता हूँ। एंड आई डोंट क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट और बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन जिसको पता है कि यूपीएससी कैसे क्रैक करे, या वेरी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग अबाउट यूपीएससी। मैं एक नॉर्मल सा पर्सन हूँ, और बट लकीली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं मल्टीपल यूपीएससी मीन्स लिख पाऊँ। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करना चाहूँगा कि लास्ट मोर देन 5 ईयर्स की जर्नी में मैंने क्या क्या सीखा है, एंड समथिंग जो अगर मुझे 5 साल पहले पता होता तो दैट वुड हैव बेनिफिटेड मी। तो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट थिंग है कि ऑल्दो बहुत हर टॉपर टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो ये बात हुई है कि कंटेंट को हमेशा लिमिटेड रखना है। बट जो नेचर है इस एग्ज़ाम का ऐसा है कि बहुत सब्जेक्टिव है। यू कांट बी लिमिटेड टू अ सर्टेन सोर्स। तो हम लिमिटेड भी नहीं रह सकते, हमको अब अपडेट भी करने हैं खुद के नोट्स। येट एक बाउंड्री के बाहर अगर हमारे नोट्स चले गए तो हम फिर रिवीजन नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी चीज़ है कि कंटेंट और जो रिवीजन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका कंटेंट बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ रिविजन्स कम हो जाएंगे। तो मेरे साथ भी इनिशियल सेकेंड एंड थर्ड मीन्स में ऐसा ही रहा कि कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया था, एंड उसी के कारण क्या रिवीजन बहुत कम रहा। स्पेशली एग्ज़ाम के पास में जब रिवीजन कम रहता है तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, और कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है एग्ज़ाम्स के पास में। एंड समहाउ ऐसा लगता है कि बहुत कुछ रह गया। एंड इसका वन ऑफ द मेन कारण है कि वो कंटेंट की बाउंड्री से बाहर चले गया था मेरा। जो मेरी रिवीजन करने की एक कैपेसिटी है उसके बाहर चले गया था मेरा कंटेंट। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया तो रिवीजन नहीं हो पाया। एंड साथ ही में क्या रहता है ना कि हम बहुत सारा जब हम एक तरह के टू डू लिस्ट बना लेते हैं कि हमें ये कंटेंट कवर करना है, हमें करंट के लिए ये मैगजीन करनी है, हमें इकोनॉमिक सर्वे, बजट, बहुत कुछ करना तो होता ही है देखिए। बट स्टिल एक लिमिट के बाहर जब वो चले जाता है तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में हमारे रहता है कि अभी ये बचा है, अभी ये नोट्स बचे हैं, अभी ये बुकलेट बची है, अभी और भी काफ़ी कंटेंट बचा है। तो मेंटल बर्डन भी कहीं ना कहीं हमें हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करता रहता है। एंड थर्ड थिंग इज़ कि जब बहुत सारा कंटेंट हो जाता है तो हम बस उस कंटेंट को कवर करने के चक्कर में हम शैलो रीडिंग करते हैं कि समहाउ हमें एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हमने वो कंटेंट को कवर कर लिया है। बट मेंस में क्या रहता है ना कि मेमोराइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ फैक्ट्स हो गया, कुछ माइन्यूट डिटेल हो गई, कोई स्पेसिफिक इवेंट हो गया। तो ये जब स्पेसिफिक चीज़ें हम हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक वो एक आउटस्टैंडिंग आंसर की तरफ नहीं बढ़ सकता। तो कंटेंट से क्या रहा ना, कंटेंट ओवरलोड से कि रिवीजन भी कम हो पाया, मेंटल बर्डन रहा तो उससे हमारी थोड़ी प्रोडक्टिविटी भी कम रहती है। हम थोड़े से एंग्शियस भी रहते हैं कि अभी इतना ही दिन मेंस के बचे हैं, इतने दिन एग्जाम के बचे हैं, और अभी तो ये कंटेंट बाकी है। एंड द थर्ड थिंग इज कि जितना ज़्यादा हम कंटेंट को टारगेट करेंगे, टाइम तो लिमिटेड है हमारे पास, तो उस लिमिटेड टाइम में ज़्यादा कंटेंट रखेंगे तो हम बस कवरेज पे फोकस करते हैं कि कैसे ना कैसे कंटेंट कवर हो जाए। हम उसको मेमोराइज नहीं कर पाते। मेमोराइजेशन एकदम रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं है, बट स्टिल कुछ फैक्ट्स हमें हमारे आंसर में डालने पड़ेंगे, तभी बेटर मार्क्स का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड द फोर्थ थिंग इज कि जब हम ये शैलो रीडिंग करते हैं ना तो वो हमारे कॉपी पे जाए इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जब हम प्रेशर सिचुएशन में मेंस लिखेंगे तो वहाँ पे बहुत प्रेशर रहता है, यू कांट फैब्रिकेट न्यू थिंग्स। प्रेशर सिचुएशन में जो हमारी समझ है, जो हमने पिछले कुछ साल में, कुछ महीनों में जो भी हमने सीखा है, वो हमारी समझ ही आंसर कॉपी पे रिफ्लेक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि हम सडनली आउटस्टैंडिंगली कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच के लिख देंगे। अगर सिंपल भी क्वेश्चन आया ना तो उसमें आप जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो अंडरस्टैंडिंग ही कॉपी पे जाएगी। कोई ब्राउनी पॉइंट्स ये सब अगर अपन ने एग्जाम के पास रिवाइज नहीं किया है तो वो कॉपी पे नहीं जाते। एंड समहाउ हम केवल उसी चीज़ से जज होते हैं कि हमारी कॉपी में हमने कितने अच्छे आंसर लिखे हैं, रादर देन कि हम कितने नॉलेजेबल है
या हमने कितना समय दिया है या फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेप्थ है, अल्टीमेटली जज इसी पे होगा कि अपने आंसर्स कैसे लिखे। सो दिस वाज कि पहली चीज़ थी कि कंटेंट एक लिमिट से बाहर चले गया, और जब वो कंटेंट लिमिट से बाहर चले गया तो उससे रिवीजन, मेंटल बर्डन और कहीं ना कहीं शैलो रीडिंग, ये तीनों मतलब उसके एक कह सकते हैं साइड इफेक्ट्स रहे, जिससे मीन्स थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड थिंग। सेकंड थिंग रहती है ना कि जब मेंस पास में आता है, स्पेशली जब आपका फर्स्ट या सेकंड मेंस हो, तो जो लास्ट के 10-15 डेज होते हैं वो बहुत ही एंशियस रहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ, पहले तो सिलेबस अपने आप में बहुत काफ़ी बड़ा है, फिर सिलेबस में डायनामिक इवेंट भी है, और उस सब को हम पूरी तरीके से मेमोराइज करें इस ये पॉसिबल नहीं है। स्टिल ऑप्शनल रहता है, ऐसे रहता है, 4 जीएस के पेपर अपने आप में काफ़ी बड़े हैं। तो जब जब एग्ज़ाम पास में आता है तो एक फीलिंग ऑफ अंडर प्रिपेयर्डनेस रहती है, ठीक है? और उसी के कारण एक स्ट्रेस रहता है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, थोड़ा और पढ़ लेता, प्रीलिम्स के बाद के 10-15 दिन या महीना भर वेस्ट कर दिए, उसको मैं थोड़ा बेटर मैनेज कर लेता तो मेंस की प्रिपरेशन और बड़ी होती है। तो ये फीलिंग ऑफ अंडर प्रिपेयर्डनेस है ना, ये कभी जाती नहीं है। मेरा फोर्थ मीन्स में भी मुझे लगा कि यार अभी तक तो मतलब मेरा अभी पूरा हुआ ही नहीं है अच्छे से। इवन जब एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने वाला था, उससे पहले भी मैं कुछ ना कुछ रिवाइज़ कर रहा था। तो जो मेरे साथ में थे, मेरे फैमिली मेंबर ही है कि ही सेड कि यार तूने 5 साल से ज़्यादा तूने इसको टाइम दे दिया है, अभी भी तू मतलब पढ़े ही जा रहा है कि मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो समहाउ दिस इज़ द नेचर ऑफ एग्ज़ाम। आपको एक मेंटल बाउंड्री रखनी पड़ेगी कि मैं इससे बाहर नहीं जाऊँगा। एंड बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है एग्ज़ाम के पास में, और उसी स्ट्रेस का एक कहीं न कहीं कारण है कि हम अंडर प्रिपेयर फ़ील करते हैं, जो बड़ा नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी मतलब ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, बस मैंने तो पढ़ लिया है, अब कुछ भी पूछो। तो दिस इज़ वेरी मच नेचुरल, एंड इसको हमें कहीं न कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, बट स्टिल अल्टीमेटली इट इज़ द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस, और कितने काम हैं हम उस दिन। एंड अनदर फैक्टर फॉर स्ट्रेस इज़ कि हम कंपेयर करने लग जाते हैं कि मैंने यार 4-5 साल एग्ज़ाम को दे दिया है, मेरे जो कॉलेज के साथ वाले लोग थे आज वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में है फाइनेंशियली, उनके लाइफ में प्रोग्रेस हो रहा है, चाहे मैरिज हो या अदर थिंग हो, प्रमोशन हो। तो कहीं न कहीं ये भी एक हमें कहीं न कहीं स्ट्रेस कॉज़ करता है। सिमिलरली कंपैरिज़न के साथ-साथ एक एज फैक्टर भी रहता है कि अगर आपका चौथा-पाँचवाँ अटेम्प्ट है तो काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस रहती है आपकी खुद की भी एंड फैमिली मेंबर्स की भी। साथ ही में आपको भी लगता है काफ़ी समय दे दिया, अब एक पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए तो काफ़ी बेटर रहेगा। और कहीं न कहीं ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन इसमें इन्वॉल्व रहती है, तो हमें फ़ियर रहता है कि यार अगर फ़ेवरेबल रिजल्ट नहीं आएगा तो। फ़ियर का मतलब ही ये है कि हम किसी चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एंड ड्यू टू दिस फ़ियर भी हमारे कहीं न कहीं स्ट्रेस डेवलप रहता है, जो डायरेक्टली जब जैसे-जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा या फिर एंग्ज़ायटी बढ़ेगी, तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। एंड गेम यही है कि एग्ज़ाम के टाइम पे हम कितना खुद को मेंटली स्टेबल रख पाएँ, कितना स्ट्रेस फ्री रह पाएँ। एंड बिफोर द एग्ज़ाम इट इज़ ऑल अबाउट प्रिपरेशन, बट नियर द एग्ज़ाम इट इज़ ऑल अबाउट कि हम कितने काम हैं, कितने कॉन्फिडेंस हैं। और जैसे मैंने कहा कि 10-15 डेज़ बिफोर एग्ज़ाम अगर आपको लगता है कि यार इस बार शायद मेरा हो जाएगा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार इस बार तो प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इन बोथ केसेस आप मतलब करेक्ट है। बट कोशिश यही करनी चाहिए कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहे, एग्ज़ाम को अंडरस्टैंड करे कि ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आप कंप्लीटली प्रिपेयर हो सकते हैं। ये कोई 10th क्लास का सीबीएसई का एग्ज़ाम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। बट स्टिल वी हैव टू डू एज मच एज वी कैन। बट एग्ज़ाम के पास में हमें इतना स्ट्रेस भी नहीं लेना कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाए। अगर आप थोड़ा बहुत साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो स्ट्रेस भी दो तरह के होते हैं, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। तो यू स्ट्रेस में क्या रहता है ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ये एक्साइटमेंट की तरफ लेके जाता है। पर डिस्ट्रेस क्या होता है, हमें हमें लो फील कराता है, हमारे हमारे जो बॉडी की कैपेसिटी है कोप अप करने की स्ट्रेस से, उसके बियॉन्ड वो स्ट्रेस हो जाता है, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो समहाउ ये भी एक फैक्टर रहा कि मैंने बहुत ज़्यादा ही ओवरथिंकिंग या स्ट्रेस किया, जिससे मीन्स उतना बेटर नहीं हो पाया जितना मुझे लगता था। एंड बात ये है कि इतना शायद हमें पढ़ना भी नहीं होता। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएँगे तो ऐसा नहीं है कि मैंने 4 मीन्स देखे कि दिए, पर कोई भी एग्ज़ाम हॉल में मुझे ऐसा बंदा नहीं मिला कि वो बैठा है कि मुझे कुछ लिखने को आ नहीं रहा। एग्ज़ाम में आप बैठेंगे ना तो पेन चलता है, बट
जो आप लिखते हैं वो वही होता है कि जो आपने पिछले जो समय दिया प्रिपरेशन में उसमें सीखे क्या है। आप ऐसे सुपरफिशियली पढ़ के वो पॉइंट अपने आंसर में मेंशन कर पाए, ये इसके चांसेस बहुत कम है। तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। ऑब्वियसली बहुत कुछ हम इस एग्ज़ाम को डिबेट करते हैं, हमारा टाइम है, हमारे पैसे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट तो टाइम ही है। तो स्टिल हमें एम एस धोनी की तरह थोड़ा सा काम रहना चाहिए ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट ना हो, हमारी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस इम्पैक्ट ना हो। तो द फर्स्ट वन वाज कि कंटेंट को थोड़ा सा कम रखना चाहिए। सेकंड, इतना स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए कि मतलब बहुत बड़ा ही कुछ हो जाएगा अगर एग्जाम खराब हो गया तो। दिस इज लाइक कि अगर आपने वर्स्ट केस को भी नॉर्मलाइज कर लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कि नहीं होगा, ऑलमोस्ट मतलब 99% लोगों का नहीं होता है। तो इससे क्या रहता है ना, थोड़ा सा मेंटल पीस आता है कि ठीक है, मतलब होगा जो देखेंगे, बट स्ट्रेस लेके परफॉर्मेंस खराब करने से कोई मतलब नहीं है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि आंसर राइटिंग के बारे में मतलब बहुत पढ़ा, बहुत सुना, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आंसर राइटिंग करना, टू डू इट, नॉट जस्ट कि बहुत कुछ लेक्चर्स देखना या फिर बहुत गाइडेंस लेना। और केवल ये प्रैक्टिस की बात नहीं है कि आपने बहुत सारे आंसर्स लिखे, बट साथ ही में क्या है ना कि थॉट प्रोसेस और अप्रोच को डेवलप करना कि किसी आंसर के बारे में सोचना कैसे है, हाउ टू थिंक। हाउ टू थिंक भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है विथ प्रैक्टिस। कि अगर आपने केवल प्रैक्टिस से क्या होता है ना, हम इम्प्रूव करते हैं, और हम इम्प्रूव उसी चीज़ में करेंगे जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप गलत रूट से प्रैक्टिस करेंगे, गलत अप्रोच से प्रैक्टिस करेंगे, तो हम गलत चीज़ में एफिशिएंट हो जाएंगे। तो कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूँ कि केवल आंसर्स लिखे नहीं, साथ में एक थॉट प्रोसेस डेवलप करें कि इस चीज़ को सोचा कैसे जाता है। जैसे आपने जाना होगा कि जैसे काफ़ी सारे लोग पेस्टल अप्रोच बताते हैं, स्टेक होल्डर लेवल एनालिसिस, जो भी होता है। तो ये सब क्या रहता है, हेल्पफुल रहता है हमारे थॉट्स को स्ट्रक्चर करने में, ताकि क्या आइडियाज एक के बाद एक फ्लो करते हैं। तो आंसर राइटिंग में इनिशियली जो फर्स्ट सेकंड मीन्स था, उसमें मैंने बस प्रैक्टिस पे ही ध्यान दिया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आंसर लिखूं। बट लेटर आई एनालाइज कि प्रैक्टिस के साथ साथ अप्रोच एंड क्वेश्चंस को समझना कि उसकी डायरेक्ट डिमांड क्या है, और फिर उस डिमांड के अकॉर्डिंग एक स्ट्रक्चर्ड वे में सोचना इज इस ये एक हैबिट है जो हमें डेवलप करनी पड़ेगी वाइल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और जब हम जितना ज़्यादा लिखेंगे ना, तो उतना हम रियलाइज़ करेंगे कि हमें बहुत कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होती। वी नीड टू लर्न लेस। अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन लेंगे, उसे लिखने बैठेंगे, तो अगर आपको 2-3 कोर पॉइंट भी पता है या 3-4 कीवर्ड्स पता है, 1-2 फैक्ट पता है, तो यू मे राइट अ डिसेंट आंसर। बट हम जब पढ़ते हैं तो हम मतलब इंट्रो के लिए 2-3 फैक्ट, कुछ कमिटी 2-3 कमिटी, कुछ वैल्यू एडिशन के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, बट द मोर यू राइट वी रियलाइज कि यार इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये वो एक अप्रोच डेवलप करने की है कि किसी भी चीज़ को लॉजिकली कैसे अप्रोच किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप आंसर राइटिंग करें तो कुछ फ्रेमवर्क को इनकॉर्पोरेट करें। फ्रेमवर्क जैसे मान लिया आपने लेवल एनालिसिस कर लिया, आपने इंडिया के लेवल पे देख लिया, इंटरनेशनल देख लिया, आपने डोमेस्टिक लेवल पे देख लिया, आपने डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के बारे में देखा, पेस्टल अप्रोच लगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, सोशल, टेक्निकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। हालांकि ये स्टिल ये एक कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये कोई मास्टरी के लेवल पे नहीं लेके जाएगा, बट स्टिल ये हमारे थॉट्स को स्ट्रक्चर करेगा ताकि हम एक बेटर फ्लो में आंसर लिख पाए। एंड वन मोर थिंग जो इनिशियली फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में हुआ, एंड स्पेशली इन एथिक्स, एथिक्स में बहुत होता है कि केवल जो क्वेश्चन में कीवर्ड है, अगर मान लो कहीं क्वेश्चन में आरटीआई आ गया, तो हम बस उसके बारे में लिखने लग जाएंगे कि जो भी हमें आरटीआई के बारे में पता है। बट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज कि हमें पूरे क्वेश्चन को एड्रेस करना है रादर देन जस्ट कीवर्ड। अगर किसी क्वेश्चन में ई गवर्नेंस आ गया तो हम उसके बारे में लिखे जा रहे हैं रादर देन ये समझ के कि ई गवर्नेंस को उसने किस डिमांड से रिलेट किया है। सो इट इज़ ऑल अबाउट आंसर राइटिंग की जैसे अप्रोच डेवलप करें कि कैसे चीज़ों को लॉजिकली सोचा जाता है, उसमें ये फ्रेमवर्क्स हमारी मदद करते हैं। एंड वाइल राइटिंग, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चंस 3-4 लाइन के भी हो जाते हैं, उसमें जो आपको पता होता है वो तो पहले ही बता देता है कि 1-2 लाइन में। स्टिल उसके बाद हमें कोड डिमांड को हिट करना पड़ता है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि केवल कीवर्ड्स पे बेस्ड अपन ने लिखने लग गए। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो पूछना क्या चाह रहा है। एंड इनिशियली हम धीरे धीरे इसको पकड़ सकते हैं बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज,
बट ऐसे नहीं कि अंधाधुन केवल आंसर ही लिखने लग जाएं। सो दैट वाज द थर्ड थिंग। फोर्थ थिंग कि जब आप काफ़ी समय दे देते हैं इस चीज़ को, आपके कुछ नोन पर्सन्स होते हैं जो सर्विस में भी जाते हैं, एंड वो भी आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने अप्रोच किया, क्या उन्होंने चेंजेस करे, तो यू विल रियलाइज कि ऐसा कोई सीक्रेट सॉस नहीं है। अगर आपने कुंग फू पांडा मूवी देखी होगी तो उसमें उनके जो मेंटर होते हैं वो यही कहते हैं कि देयर इज नो सीक्रेट सॉस। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिडन है जो केवल टॉपर्स को पता है एंड बाकी ऑर्डिनरी लोगों को नहीं पता, ऑर्डिनरी एस्पिरेंट्स को नहीं पता। तो यही है कि हमें बस नॉर्मल थिंग्स को ही रिपीटेडली करना है, चाहे वो पीवाईक्यू एनालिसिस हो, पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करना हो, यूपीएससी के जैसे प्रीलिम्स के पीवाईक्यू होते हैं तो कहाँ कहाँ ट्रैप रहता है, तो पीवाईक्यूज को एनालिसिस करना, खुद के सेल्फ नोट्स बनाना, उसे रिपीटेडली रिवाइज करना, नॉर्मल चीज़ें यही है। मतलब ऐसा नहीं है कि टॉपर्स कुछ और करते हैं, बट वही है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में करते हैं वो ऑर्डिनरी चीज़ को ही, कि जो नॉर्मल चीज़ है जो सब कर रहे हैं उसको रिपीटेडली करना, उसको डिसिप्लिन वे में करना, उसको एक लॉजिकली थॉट लगा के करना। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया है पीवाईक्यूज करने चाहिए तो हम केवल पीवाईक्यूज करे जा रहे हैं। हमें उसमें ये भी देखना है कि कौन कौन सी थीम्स रिपीट होती है, कैसे करंट से वो क्वेश्चन इन्फ्लुएंस्ड है, कैसे सेम ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है। तो दिस इज अ वे। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत कुछ छुपा हुआ है जो ओपन डोमेन में नहीं है। इट इज जस्ट कि हमें डिसिप्लिन वे में सेम नॉर्मल चीज को ही बार बार करना है टू गेट द रिजल्ट। अब आप कहोगे तो कि तेरी तो खुद की रैंक नहीं आई, तुझे कैसे पता? बट द थिंग इज मेरे काफी है फ्रेंड्स है, नोन है जो सर्विस में है, एंड काफी बार मैं अपनी कॉपीज भी उन्हें भेजता हूँ और उनसे भी टिप्स लेता हूँ कि कैसे उन्होंने क्लियर किया एंड वेयर आई कैन इम्प्रूव। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स मुझे सजेस्ट कर देते हैं, बट स्टिल कि हम वही कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। जो मैंने किया, जो सिलेक्टेड लोगों ने किया, ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ थी, बट परहैप्स मुझे उसे और बेटर वे में करना चाहिए था। तो दैट इज़ द फोर्थ थिंग विच आई रियलाइज कि ऐसा कुछ छुपा हुआ नहीं है जो जो केवल कुछ टॉपर्स, कुछ लोगों को ही पता है। इट इज़ जस्ट द नॉर्मल थिंग डन, और द ऑर्डिनरी थिंग डन इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे। तो दैट वाज द फोर्थ थिंग। एंड लास्ट थिंग नाउ, क्योंकि मुझे काफ़ी समय दिया है इस प्रिपरेशन को, एंड फ्यू टिप्स अगर अपने यंगर सेल्फ को दूँ, अगर मैं 2020 में विजिट करके अगर खुद को कुछ बातें बताना चाहूँ जिससे मेरी जो प्रिपरेशन है वो और बेटर हो पाती, जो मिस्टेक मैंने करी वो ना हो पाती। एंड परहैप्स ये शायद आप सभी को नॉर्मल लगेगी, बट बात यही है ना कि हम नॉर्मल चीज़ों को ही इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ चाहिए रिजल्ट लाने के लिए, बट जितना मैंने सिलेक्टेड लोगों से बात किया एंड मैं काफ़ी के टच में भी हूँ, आई रियलाइज़ कि यार ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग नहीं होते। कुछ है टॉपर्स जो बहुत ही मतलब सुपर ब्रेन वाले हैं, जैसे गौरव बुडानिया सर है, ये बड़े बड़े स्मार्ट लोग हैं, बट इनका प्रोपोर्शन काफ़ी कम है। अ, बाकी ज़्यादातर लोग नॉर्मल ही है, बट दे आर डूइंग द प्रोसेस राइट। तो कुछ टिप्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। द फर्स्ट वन इज़ टू हैव एन इंटरनल लोकाई ऑफ फोकस। इसका मतलब ये है कि हमें जो फोकस करना है ना वो खुद पे करना है। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है हमें उस पे कंट्रोल, उसी पे ही फोकस करना है। हम इस चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते कि यूपीएससी काफ़ी चेंज कर दे रहा है अपने प्रीलिम्स के पेपर के नेचर को। हम हमारे कंट्रोल में ये नहीं है कि आने वाले मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन आ जाए जो पिछले 5-6 सालों में 1 या 2 क्वेश्चन भी नहीं आया होगा। तो बट हम फोकस खुद पे ही कर सकते हैं कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है। हमारे कंट्रोल में है कि सिलेबस को कवर करना, हमारे कंट्रोल में है कि शॉर्ट नोट्स बनाना, रिवाइज़ करना, अपने टेस्ट देकर अपनी कमियों को पता करना और उनको हटाना, मेंटरशिप लेना। तो बाकी हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और वो उससे केवल फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है अगर हम उस चीज़ पे फोकस करें तो। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी केसेस आपको भी पता ही होंगे कि अनएथिकल वेज में भी कुछ लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, बट इस पे अगर अपन फोकस करेंगे तो समहाउ वी विल ओनली गेट फ्रस्ट्रेट। तो फोकस केवल उसी पे करेंगे जो हमारे कंट्रोल पे है, जो हमारे कंट्रोल में है। एंड साथ ही में वी शुड मस्ट एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी। फेमसली कहा जाता है कि यूपीएससी में यू का मतलब अनसर्टेनिटी है, बट स्टिल हमें पता है कि बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है, एंड बहुत अनसर्टेन नेचर है इस एग्ज़ाम का। जो लोग रैंक भी लेके आते हैं उन्हें नहीं पता कि नेक्स्ट प्रीलिम्स उनका कैसा जाएगा, बट स्टिल वी डिसाइड टू गिव दिस एग्ज़ाम। तो ये हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर हम हमारा पूरा 100% एफर्ट दे तो भी रिजल्ट शायद वैसा ना आए जैसा हम चाहते हैं।
और इसको एक्सेप्ट करने के बाद ही हमें प्रैक्टिकली प्लान करना चाहिए कि कितने अटेम्प्ट्स देना है और कितना हम डिपेंड हो सकते हैं केवल एक सिंगल एग्जाम पे, और कैसे हम हमारे स्कोर को बेटर कर पाए। तो वी हैव टू बी प्रैक्टिकल अबाउट दिस एग्जाम। तो वी शुड ओनली फोकस जो हमारी कंट्रोल में चीज़ है उसी पे। नाउ द सेकंड थिंग इज कि एलिमिनेट द नॉलेज एक्शन गैप। नाउ काफ़ी सिंपल सी चीज़ है कि हमें सबको पता है कि PYQs करने होते हैं, हमें पता है कि शॉर्ट नोट्स बनाना होता है, हमें पता है कि आंसर राइटिंग करना होता है, बट ये पता होना और इसको एक्शन में कन्वर्ट करना, रेगुलर आंसर राइटिंग करना, PYQ एनालिसिस करना, इसके बीच में गैप होता है। हमें पता है कि हमें करना क्या है, बट वी आर समहाउ नॉट डूइंग दैट। ये गैप को हमें मिनिमाइज करना है। जैसे जैसे ये गैप मिनिमाइज होगा ना, कि जो हमें करना चाहिए और जो हम कर रहे हैं उसके बीच में जितना गैप कम होगा, उतने ही हमारे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो स्पेशली जो हमें, पहले तो ये एग्जाम ही इतना अनसर्टेन है, बट स्टिल कुछ फैक्टर्स है जो कंट्रोल में है। उन फैक्टर्स को हमें कंप्लीटली अचीव करना है। जो नॉलेज हमें है कि ये तो करना चाहिए, जो हम पहले टॉपर्स के वीडियो से देखे या उनके आंसर कॉपी से देखे, वो तो हमें करना ही चाहिए और एक्शन कंटिन्यूसली लेना चाहिए, ताकि जो नॉलेज एक्शन गैप है, जो हमें पता है करना चाहिए और जो हम कर रहे हैं, इसके बीच में गैप मिनिमम होना चाहिए। नाउ द अनदर थिंग इज कि मेक योर फ्यूचर सेल्फ कंफर्टेबल। इसका मतलब है कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस कि मान लीजिए अगर आप ये वाला मेंस दे रहे हैं 2025 वाला, तो यू मस्ट थिंक कि यार जब एग्जाम 10-15 डेज पास होगा तो मुझे क्या क्या चाहिए रहेगा। एंड उसमें अगर आप थोड़ा बहुत थॉट देंगे तो यू मस्ट रियलाइज कि यार एक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ताकि मैं उस एग्जाम के पिछले एक वीक में एक बार जल्दी जल्दी पूरे एग्जाम से गो थ्रू कर दूँ। तो जो प्रेजेंट टाइम पे अभी हमें करना चाहिए, तो हमें फोकस ये करना चाहिए कि उस टाइम तक हमारी जो भी नीड्स होगी 10-15 डेज बिफोर द एग्जाम, उस पे हम फोकस करें, चाहे वो शॉर्ट नोट्स की हो, चाहे हमें मेंटल पीस के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन आज ही से चालू कर देना चाहिए, चाहे हमें रिवीजन का जितना भी स्टफ हो वो एक जगह रहना चाहिए। तो ऑलवेज फोकस की जो आपका फ्यूचर सेल्फ होगा, जो एग्जाम के पास वाला जो आपका सेल्फ होगा, वो कंफर्टेबल रहे, उसको जो जो रिसोर्स उस समय चाहिए हो वो उसके पास मौजूद रहे। तो दिस वॉज अनदर थिंग। नाउ द थर्ड थिंग इज कि नॉर्मलाइज दिस एग्जाम, विच इज़ लाइक कि इस एग्जाम को कहीं ना कहीं हमने बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज दे दी है। ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी रेप्यूटेड अपॉर्चुनिटी या वेरी रेप्यूटेड प्लेस टू बी एट, बट समहाउ ड्यू टू सम सोशल नॉर्म्स ये एग्जाम को बहुत हाई पेडेस्टल पे कर दिया। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। मैं आई एम डोंट क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट और समवन हु अंडरस्टैंड सोसाइटी वेरी वेल, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि दिस एग्जाम नीड टू बी नॉर्मलाइज। वाई? क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितने भी IAS है वो सब हैप्पी है, या जितने भी जो हम ड्रीम कर रहे हैं, जो AIR 1, 2, 3 जो भी होम कार्डर में IAS है, वी कांट से कि वो कंप्लीटली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। ऑब्वियसली उसमें से काफी लोग होंगे भी, बट स्टिल इट इज नॉट कि बस लाइफ में IAS ही है तो बाकी कुछ भी नहीं है। सो द सिंपल थिंग इज कि नॉट ऑल IAS आर हैप्पी, एंड ऑल दोज हु आर हैप्पी आर नॉट IAS। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में अगर ये एग्जाम नहीं हुआ तो अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दिस इज दिस इज द थिंग कि इस एग्जाम को केवल एक एग्जाम की तरह ही देखें। ऑब्वियसली अगर आपका वो चाइल्डहुड पैशन है कि मुझे तो बस बड़ा होके IAS ही करना है, पब्लिक सर्विस करनी है, तो डेफिनेटली फिर आपका आपका लेवल अलग है, यू हैव डिफरेंट थॉट प्रोसेस, बट स्टिल दिस एग्जाम नीड्स टू बी नॉर्मलाइज। केवल एक एग्जाम है, क्लियर करेंगे तो एक सर्विस सर्विस बहुत रेप्यूटेड है, यू हैव लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू डू गुड वर्क, बट स्टिल आफ्टर अ लेवल इस एग्जाम को उतना हमें हाइप नहीं करना चाहिए। नाइन, तो फोर्थ थिंग इज कि सोशल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फ्रेंड्स है हमारे, जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, दोज आर ज्वेल्स। वो मतलब हमारे ट्रू अर्निंग्स है हमारी लाइफ की। तो वी कांट नेग्लेक्ट दैट, क्योंकि सर्विस में जाने के बाद जो आपके फ्रेंड्स रहेंगे ना, शायद वो कहीं ना कहीं फॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ आप सब कुछ शेयर कर पाओ ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट जो हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, जो हमारी फैमिली है, जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स में से आते हैं ये हमारे लाइफ के, तो डोंट इग्नोर कि केवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा कट ऑफ कर दिया। स्टिल हैव सम टाइम विथ योर फ्रेंड्स, जो आपको समझे, जिनके साथ आप शेयर करते हैं आपके दर्द, दुख, पीड़ाएं। सो दिस, तो सोशल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अनदर थिंग जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगा कि हैव अ रैशनलाइज अप्रोच, कि आपको इस एग्जाम को कितना समय देना है।
बिकॉज हर एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जितना ज़्यादा समय आपके ग्रेजुएशन और आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट में होगा, उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है अदर फील्ड को अप्रोच करना। तो हैव अ रैशनल अप्रोच कि आपको सेकंड 2 अटेम्प्ट देना है, 3 अटेम्प्ट देना है। स्टिल वी कांट प्री डिसाइड इट, बट आप ये देखिए कि मैं इम्प्रूव कर पा रहा हूँ क्या अपने हर नेक्स्ट अटेम्प्ट में, या फिर जो भी मेरी मेंस की मार्कशीट आ रही है, प्रीलिम्स की मार्कशीट आ रही है, उसके बेस में मैं कुछ कंक्लूजन ला पा रहा हूँ क्या कि मेरे को नेक्स्ट अटेम्प्ट में अगर मैं ये चेंज करूंगा तो मेरा मार्क्स और इम्प्रूव हो जाएंगे। तो बी वेरी रैशनलाइज अबाउट नेक्स्ट अटेम्प्ट। ऐसा नहीं है कि 6 अटेम्प्ट है, 32 एज है तो हम बस देते ही जाएंगे। बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट दिस एग्जाम एंड बैकअप्स पे भी फोकस रखिए, बिकॉज लाइफ बहुत लंबी है एंड नॉट एवरी वन विल बी गेटिंग सिलेक्टेड। So we have to be very practical about this exam. Backup होना is not a sign of weakness. It should be practicality. प्रैक्टिकल अप्रोच होता है वो लाइफ के रिगार्डिंग। एंड हमें पता है कि अल्टीमेटली बहुत कम पोर्शन है हमारी सोसाइटी का जो वो सर्विस में जा पाएगा। तो इसलिए वी शुड ऑल्सो एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। अनदर थिंग इज कि बॉडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। जैसा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि अगर आपको कहा जाए कि आपको लाइफ में केवल एक ही गाड़ी मिलेगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू बाय दैट अनदर व्हीकल, आपको केवल थ्रू आउट द लाइफ आपको 50-60 ईयर्स उसी गाड़ी को यूज करना है। तो वी वुड बी टेकिंग केयर ऑफ दैट व्हीकल वेरी वेरी वेल। हम उसको धोएंगे, हम उसको वॉश करवाएंगे, हम उसकी सर्विसेज कराएंगे। बट व्हेन इट कम्स टू बॉडी, जो हमें पता है वो तो एक ही बार मिलनी है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। अगर आप अगर आप किसी बीमार इंसान को पूछेंगे तो कि तुझे क्या चाहिए, तो ही विल ओनली से कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रथम सुख निरोगी काया। तो नेवर नेवर अंडर एस्टिमेट आपकी हेल्थ, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, फोकस ऑन बॉडी। एंड बॉडी का ही कहीं ना कहीं इम्पैक्ट माइंड पे होगा एंड डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट परफॉर्मेंस पे भी होगा। तो हैविंग अ हेल्दी बॉडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट नेग्लेक्ट इट। एंड अनदर थिंग, क्योंकि मैंने प्री कोविड और पोस्ट कोविड दोनों टाइम को देखा है एंड पोस्ट कोविड डिजिटल मीडियम से बहुत सारे टीचर्स आए हैं। तो आई आई एम नॉट अ जज, मैं कोई यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, बट जस्ट माई जनरल परसेप्शन की कि यूट्यूब पे आप टीचर और एंटरटेनर्स के बीच में डिफरेंशिएट कीजिए, स्पेशली अगर आपका फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट है तो। बिकॉज टीचर जो है ना वो आपको समझाने पे फोकस करेगा, वो फोकस इस पे नहीं करेगा कि मेरे व्यूज आ जाए। तो यू शुड बी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल एंड रैशनल इनफ कि आप डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन टीचर है और कौन एंटरटेनर्स है। क्योंकि यूपीएससी में पूरा स्पेक्ट्रम है, कुछ टीचर्स है जो बीच बीच में एंटरटेन करते हैं, कुछ एंटरटेनर्स है जो केवल बीच बीच में टीचिंग भी करते हैं। तो यू शुड बी प्रैक्टिकल, सिलेक्टिव कि आप किसको अपना टाइम, अपने रिसोर्सेज डिनोट कर रहे हैं। तो दिस वाज समथिंग जो मेरा पिछले कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, वो मैं शेयर करना चाह रहा था। एंड आई 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 डोंट क्लेम कि मुझे बहुत कुछ पता है इस एग्ज़ाम के बारे में, मैं कोई एक्सपर्ट हूँ या फिर मतलब ये वीडियो कोई मिरेकुलस चेंज कर देगा। बट स्टिल ये मेरी मेरी केवल एक पर्सनल ओपिनियन है एंड आई आई मे प्रूव इन द फ्यूचर टू बी रॉन्ग। हो सकता है कि कल को मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो गलत साबित भी हो जाए, बट स्टिल आई वांट टू एक सिंपल वे में अपनी जो भी समझ है इस एग्ज़ाम को रिगार्डिंग, जो भी मैंने सीखा है, जो मेरी गलतियाँ हुई, वो मैं शेयर करना चाहता था। तो प्लीज़ टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट and it is just a normal experience shared by a normal person. So thank you अगर आपने यहाँ तक अगर ये वीडियो देखा हो तो थैंक यू वेरी मच।